भाई किसी मित्र ने तीन चार बातों की तरफ इशारा किया है। एक तो ये कह रहे हैं वो कि बुराई बढ़ती जा रही है और पिछले 10-15 सालों को ही अगर हम ले लें तो बुराई का प्रतिशत बढ़ रहा है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि आध्यात्म अच्छी चीज़ है, लेकिन आध्यात्म तब समाज में आएगा जब पहले समानता होगी, जो कि कम्युनिज़्म जैसी चीज़ से संभव है। और एक चिंता उन्होंने जताई है कि हज़ारों स्कूल बंद हो चुके हैं हमारे देश में। तो स्कूल बंद होंगे तो इंसान की जो क्वेश्चन करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, वो सवाल नहीं उठा पाएगा, तो सामाजिक परिवर्तन नहीं आ पाएगा। तो भाई ये जो आप बोल रहे हो ना कि समानता, वो कम्युनिज़्म से आए, किसी और तरीके से आए, ये तो मेरे ख़्याल से कोई भी इसका मतलब विरोधी नहीं हो सकता। भाई सबको रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो तो मिलनी ही चाहिए। और ये भी बात गलत है कि कुछ लोग तो पैसा इकट्ठा करते जाएँ और उसका दुरुपयोग भी करते जाएँ, खूब ऐश-आराम में रहें, और कुछ लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ ही ना मिलें। रोटी, कपड़ा, मकान, साफ़ पानी, अ, इसी की भी किल्लत हो। ये बात तो गलत है ही। प्रश्न ये है कि कैसे? ये होगा कैसे? जब तक इंसान के अंदर लालच है, तृष्णा है, अ, ये ऐश-आराम की ज़्यादा इच्छा है, जो कि हमारी नेचुरल लोअर लोअर नेचुरल टेंडेंसी है, वो कैसे जाएगी? अब एक तरीका ये हो सकता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बने कि जिसमें सरकार ऐसी हो कि वो इन्फोर्स करे। कुछ ऐसे नियम बनाए जाएँ कि भई कोई मैक्सिमम लिमिट होगी, इससे ज़्यादा आप पैसा जमा नहीं कर सकते, इत्यादि। और तब वो जो अतिरिक्त जो रिसोर्सेज़ हैं, उससे जो लोग अति गरीब हैं, उनकी देखभाल की जा सकती है, वगैरह-वगैरह। ये भी होगा कैसे? क्योंकि उसके लिए तो ऑनेस्ट लोग चाहिए सरकार में, और सरकार फ्री होनी चाहिए। ऑनेस्ट लोग होते हैं, जाते हैं सरकार में, वहाँ जाके पता चलता है कि जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वो चलाते हैं सरकार को तो। भई इलेक्शन में इतना पैसा जो खर्च होता है, अ, वो कहाँ से आता है? वो सारे इंडस्ट्री वाले देते हैं। अब मैं कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, अब मेरे इलाके में मान लीजिए कि 3 ऐसी पार्टीज़ हैं जिनकी संभावना है, इनमें से एक जीतेगी। मैं तीनों को दे दूँगा, ले भई 10 अरब तू ले, 10 अरब तू ले, 10 अरब तू ले ले। अब जो भी जीतेगा, वो वही करेगा जो ये उद्योगपति, और कोई तो जीतेगा उनमें से। तो इस जाल में से निकलेंगे कैसे? तो मेरा सुझाव तो ये रहता है कि आध्यात्म पहले है, आध्यात्म बाद में नहीं। अगर आप सोचोगे कि पहले समानता आ जाएगी समाज में, और मतलब रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, तब इंसान अध्यात्म में जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि ठीक-ठाक हैं, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह सब है उनके पास। और जो समृद्ध देश माने जाते हैं, उनमें तो इनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, जो ठीक-ठाक हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी में नहीं हैं जो लोग, वो सभी इस लाइन में होने चाहिए थे, अध्यात्म की लाइन में। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अध्यात्म में गरीब से गरीब भी है, अमीर से अमीर भी है। ऐसा लगता है कि पैसा होने या ना होने का कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। ये जो अंदर की जिज्ञासा है, ये पहले है। ये जिज्ञासा कैसे होगी, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये आर्थिक
सामाजिक कोई कारण नहीं है, वो कोई और चीज़ है। वो कैसे हो, वो चिंगारी कैसे पैदा हो इंसान के अंदर, अगर वो होगी तो तब आध्यात्मिक लोग जब अ, ऐसी पोज़ीशन में होंगे कि वो अ, उद्योगपति बन गए, वो काबिल बन गए, क्योंकि अध्यात्म में जो है, जो शक्ति बढ़ा रहा है, वो संसार में अच्छा काम करेगा। कल्पना कीजिए कि ये सारे लोग आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक का मतलब कि उनके अंदर ये गुण आ गए, दूसरे का भला करना, देने का भाव, थोड़ा सादगी से रहना और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर महीने का प्रॉफ़िट है, अ, हज़ारों अरब रुपया मान लीजिए, तो उसका क्या करेगा? क्योंकि आध्यात्मिक है, अपने पे खर्चा तो करेगा नहीं, तो वो पैसा तब समाज के ही पास जाएगा। तो और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कोई-कोई, जो बहुत पैसे वाले हैं। अभी आजकल एक भाई साहब आए हैं, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो वो बता रहे थे अपने एक दोस्त के बारे में, जो कि सुबह से शाम तक डॉक्टर हैं, मरीजों की देखभाल करते हैं, रात को भी उनके अंदर ये एक्स्ट्रा एनर्जी आई मेडिटेशन से, क्योंकि बहुत गहरे साधक हैं, साधना में ही रहते हैं और किसी मरीज को ना नहीं बोलते, किसी को पैसा नहीं बोलते कि पैसा दे। जब वो खुद ही बोलेगा कि जी कितने पैसे हुए, तो बहुत सारों को वो पैसा नहीं लेते कि कोई ऐसा आ गया कि भाई, और ऐसे रोज़ ही आते हैं कुछ-कुछ, या तो पूरे पैसे नहीं है उनके पास या हैं ही नहीं। तो उनको मालूम है कि उनके पास जाना है, जिसके पास पैसे नहीं होते वो कर देंगे इलाज। और रोज़ की उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, और वो अपने लिए खर्च नहीं करते। अपने लिए परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, वो देख लेते हैं कितना चाहिए, तो परिवार पे जितना ज़रूरी है, और बाकी वो सारा पैसा देखते हैं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या दिक्कत है किस-किस को, क्योंकि लोगों के संपर्क में रहते हैं और हैं आध्यात्मिक, और वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हो जाए अगर, तो तब बात है। अब जो आप बोल रहे हो ना कि स्कूल बंद हो रहे हैं, भई मैं तो खुश हूँ इस बात से। स्कूल इंक्वायरी करना नहीं सिखाते। स्कूल, कॉलेज तो सेल्फ़िश बनाते हैं। मेरे ख़्याल से तो वो भी एक विकृति बढ़ाने की जड़ है। अभी की जो शिक्षा है वो भी एक कारण है कि हमारा समाज गड़बड़ है, और कि ये जो जो आप बोल रहे हो कि बुराई ज़्यादा है, बुराई बढ़ाने का एक कारखाना ये भी है। ये शिक्षा, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में झोंका हुआ है बच्चों को कि हर साल 15 लाख बच्चे, ये जो टॉप लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, लगभग 15 लाख तैयारी करते हैं, जिसमें से 1500 लिए जाते हैं। तो 1000 पे 1, 999 को क्यों आपने परेशान किया हुआ है, और वो आत्महत्या भी कर देते हैं कोई-कोई। ये अगर ऐसे बच्चे होते कि भई ये टॉप लेवल के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गए, इनके अंदर इंक्वायरी आ गई, तो ये तो रिजेक्ट करते पूरे सिस्टम को कि ये क्या है, इसमें हम नहीं जाएँगे। हम अ, रोज़ी-रोटी का कोई और तरीका ढूँढेंगे और समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। कहाँ है ऐसी चीज़ सिखाई जा रही है? किस कॉलेज में? किस स्कूल में? तो ये तो अच्छा है ये बंद हो रहे हैं। अब वो बच्चे अ, अब जाके कोई इंक्वायरी उनके अंदर आएगी तो आएगी। ये तो सिलेबस से बाँध देते हैं ना, इंक्वायरी कहाँ है? भाई होमवर्क है, ये 4 सवाल हैं, उत्तर इसी पाठ में है। इसे रटने में लगा दिया बच्चों को, किसी भी स्तर के स्कूल में, कॉलेज में। तो मैं तो इससे चिंतित नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि ये और भी बंद होनी चाहिए। तमाम बंद हो जाएँ सारे स्कूल, कॉलेज वगैरह-वगैरह, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ऐसा कुछ हो जाए कि भई हमें 1500 चाहिए। 1500 चाहिए, वैसे ही छाँट लो आप। कोई ऐसा सर्वे हो सकता है कि हर साल आप बेस्ट 1500, वो चाहे पढ़े लिखे हों या नहीं हों। मतलब किसी ने मान लीजिए कि परीक्षा दी ही नहीं, या कक्षा 5 की दी, 8 की दी,
लेकिन वो सेल्फ स्टडी करता रहा और उसके अंदर ये टैलेंट है कि वो समाज को समझता है, जो भी काम है उसको समझता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होना चाहिए, स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाएँ और बच्चों की गाइडेंस के लिए कुछ ना हो। गाइडेंस के लिए कोई जगह होनी चाहिए, लेकिन वो और प्रकार की होंगी फिर। तो अब बुराई बढ़ती जा रही है, भई आपको कहाँ से पता? आपके पास जो न्यूज़ वाले चैनल्स हैं ना, तो कितनी बुरी खबरें एक दिन में आती हैं। 8 अरब लोग हैं इस पृथ्वी पे, तो कितना प्रतिशत है जो बुरा है? तो अच्छे की न्यूज़ नहीं आती, इसलिए हमें लगता है कि बुराई बढ़ रही है, क्योंकि बुराई ही न्यूज़ बनती है ज़्यादातर। और ये पूरी बुराई नहीं है जो हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। बुराई और प्रकार की भी है, लेकिन सबसे बड़ी बुराई है जो हमारे हर एक के अंदर है, ये जो लालच है। ये जो लालच है, डर है, अहंकार है, ये है बुराई। बीज रूप में इसी के फल हैं सारे। और एक ही तरीका है इसको बदलने का, पहले हम अपने आप से सीखें कि कैसे अंदर से हम सही हो जाएँ। हर इंसान पहले अपने को ठीक करे। भई मैं प्रयोगशाला तो मैं ही हूँ ना अपनी। मैं कहाँ सीखूँगा कि लालच के साथ कैसे काम करना है? अपने से। मैं लालची तो नहीं हूँ। मुझे वाह-वाह तो नहीं चाहिए। मैं अनावश्यक पैसा तो नहीं जमा कर रहा हूँ। मेरे अंदर डर तो नहीं है फालतू का, असुरक्षा तो नहीं है। तो अंदर से फिर मैं धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बनूँगा। अब मुझे चाबी समझ आ गई। ये ध्यान असली में यही है। ध्यान के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल जो कि उसको एड्रेस नहीं करती। जो हमारी विकृतियाँ हैं अंदर उनको दूर करने की बात नहीं होती। ज़्यादातर लोग ये ऐसे सिखाते हैं कि स्ट्रेस कैसे कम करो और तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा बिज़नेस में ध्यान करोगे तो या पूजा करोगे तो, ये थोड़ी है। मेडिटेशन का मतलब है शुद्धिकरण। आपके अंदर जो विकार हैं, जो नेगेटिव इमोशन हैं, अ, वो दूर होना चाहिए। और आप के अंदर जब लालच नहीं रहेगा, आप अपने लिए उतना ही जुटाओगे जितना ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। बाकी से आप कुछ भलाई करोगे और ऐसा धीरे-धीरे अब आप ये औरों को भी बता सकते हो कि भई इस तरीके से जियोगे, खुद भी तुम शांत रहोगे और खुश रहोगे और आप दूसरे की भी भलाई कर सकते हो। बाकी ये जो बड़े स्तर पे लोग सोचते हैं ना, समाज गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में तो आप निराश हो जाएँगे कि मनुष्य जाति पतन की ओर जा रही है और रोज़ आपको ऐसा लगता है न्यूज़ सुन के और आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरीका तो ये है, पतन की ओर मनुष्य जाति जा रही है, ये नतीजा अगर आपने निकाल दिया, तब आप खुश नहीं रह सकते। तब आप ध्यान में भी गहरे नहीं जा पाएँगे। अगर आप ये बोलो कि भई ऐसा लगता है, बहुत कम बहुत कम इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, 8 अरब लोग हैं, इतना बड़ा प्लैनेट है, जिसका 3/4 समुद्र है, वहाँ क्या-क्या हो रहा है। समुद्र का असर होता है ज़मीन पे, केवल फ़िज़िकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी। और दूसरे किस-किस चीज़ का असर है? क्या सोलर सिस्टम और सूरज और इसके अलावा और औरों का भी असर है? क्या कोई और प्रकार के इन्फ्लुएंसेस हैं पृथ्वी पर जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हों? क्या कोई और प्रकार की तरंगें हैं जितनी हम जानते हैं उसके अलावा? क्या ये जो बुद्ध चेतनाएँ हैं वो सचमुच होती हैं? संत लोग कहते हैं कि बुद्ध चेतनाएँ मतलब जितने लोग एनलाइटेंड हुए, उन सब की कॉन्शियसनेस हमको छू रही है हर समय और हम अगर थोड़ा-थोड़ा शुद्ध हो जाएँ,
तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, वहाँ से इनसाइट्स आ सकते हैं। क्या ये सत्य है? अगर है तो भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं जितने कन्क्लूज़न्स निकाल रहा हूँ, वो केवल इस सरफेस में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आज सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, सामाजिक, कल्चरल, आर्थिक, ये जो युद्ध हो रहे हैं, वेपन्स पे इतना खर्चा हो रहा है, मिडल ईस्ट में तेल के कुएँ जलाए जा रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, इत्यादि, इत्यादि। ये जितनी भी न्यूज़ है, ये तो ठीक है, इससे तो मुझे गड़बड़ी लग रहा है, लेकिन क्या इतना ही है कि कुछ और भी है? क्या केवल नेचुरल ही कारण होते हैं कि कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें भी होती हैं? अब मैं बोल सकता हूँ मैं नहीं मानता, भई आपके नहीं मानने से सत्य बदल थोड़ी जाएगा। आपको यही बोलना चाहिए कि मुझे नहीं पता। ऑनेस्ट जवाब ये होगा, आई डोंट नो। क्या ईश्वर है? भई मुझे नहीं पता। क्या आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है? आई डोंट नो, हो भी सकता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो भाई एक तो थोड़ा-थोड़ा मैं इस प्रकार के वैज्ञानिकों की भी बात सुनूँ, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे, जैसे एनडी वाले हैं। मैंने इमोटो के वाटर एक्सपेरिमेंट पे बोला, किसी भाई ने बोला, "गुरुजी आप ये ऐसी बातें क्यों बोलते हो? ये तो स्यूडो साइंस है।" अरे भाई साइंटिस्ट का ओपिनियन डिवाइडेड है। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सही है, बहुत सारे और कहते हैं कि ये सही नहीं है। आप किसकी सुनोगे? जैसा आपका मन है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने थोड़ी किया वाटर एक्सपेरिमेंट। आप उनकी बातों से ये कन्क्लूज़न निकाल रहे हो। आप किस पे विश्वास करोगे? जैसा पहले से आपका मन है। आप नहीं करते विश्वास, आप केवल फ़िज़िकल रियलिटी तक सीमित हैं, तो आप जो नॉन फ़िज़िकल है, उसकी तरफ जाएँगे ही नहीं। और हो सकता है कि जो अंतिम उत्तर हैं, वो फ़िज़िकल में है ही नहीं, फ़िज़िकल वर्ल्ड में नहीं है, वो आपको साइंस से नहीं मिलेंगे। साइंस फ़िज़िकल रियलिटी के साथ काफ़ी कुछ काम करने लग गया है। कई-कई चीज़ें बहुत चमत्कारिक की हैं साइंस ने, जैसे इंटरनेट है, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये सब है फ़िज़िकल, अगर नॉन फ़िज़िकल भी कुछ होता है, तो वहाँ तो साइंस की पकड़ है ही नहीं। जैसे अ, मरने के बाद क्या कोई चीज़ ज़िंदा रहती है? अब साइंस वाले क्या करेंगे? क्योंकि कोई ऐसा मटेरियल वेरिफ़ाएबल प्रूफ़ तो है नहीं, और दूसरे प्रूफ़ को बहुत लोग मानते नहीं हैं, जिसमें कि अ, एनडी का उदाहरण ले लीजिए, 5 मिनट तक कोई मरा रहा। अब वो बोलता है इन 5 मिनटों में ये मैंने एक्सपीरियंस किया। उस एक्सपीरियंस का कुछ हिस्सा वेरिफ़ाएबल है। वो साइंटिस्ट ने बता दिया कि भई ये जो बोल रहा है इसका इतना-इतना हिस्सा सही है, क्योंकि ये हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन का वर्णन, जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो छत से देख रहा है, क्योंकि बॉडी तो मर गई, और उसको सबका पता है, डॉक्टर्स के नाम जो नए-नए आए अभी-अभी, कभी ज़िंदगी में पहले नहीं मिले जब तक वो ज़िंदा था। बता रहा है उनके बारे में, किसके हाथ में क्या इंस्ट्रूमेंट था, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो कैसे भई? लेकिन इसको बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते, तो क्या करें? तो अब मैं भई एक तो अपना विश्वास बता सकता हूँ। मेरा विश्वास ये है कि जो ग्रेटर रियलिटी है वो नॉन फिज़िकल है। जिस तरीके से हमारा ब्रह्मांड का जो मैटर वाला हिस्सा है वो 4 ही प्रतिशत है, वैज्ञानिक बोल रहे हैं अभी, और बाकी 96% है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी कुछ नहीं जानते। ये बोलते हैं कि है 100%, 96% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है हर जगह। तो मेरा जो शरीर है, ये 4 ही प्रतिशत है मैटर। अब वो डार्क मैटर क्या है और क्या करता है, वी डोंट नो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सत्य इतना ही है। डार्क मैटर वगैरह-वगैरह के बियॉन्ड पता नहीं और क्या-क्या है, जो साइंटिस्ट की पकड़ में अभी नहीं आ सकता, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है।
मेडिटेशन के बारे में वो इसलिए बताने लग गए कि हाँ जी ये है, क्योंकि ब्रेन को नाप सकते हैं, ब्रेन में क्या चेंजेस आए। लेकिन मेडिटेशन से जो होता है वो एनर्जी कहाँ से पैदा होती है? ब्रेन तो रजिस्टर करता है ना, ब्रेन रिसीव करता है, ब्रेन तो मैप है। ब्रेन केवल ये बताता है कि ये हुआ, हुआ कैसे, कहाँ से आई वो एनर्जी? ये साइंटिस्ट अभी नहीं बता सकते। तो मैं तो ये मानता हूँ भाई कि ह्यूमैनिटी अभी एकदम इन्फेंट है, अभी बेबी है, अभी 2 टाँग पे भी चलना नहीं सीखी ह्यूमैनिटी। भई भाषा, लिखित भाषा, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, जो रिसर्चर्स हैं कि अभी 6000 साल हुए बस। हमारी जो सभ्यताएँ हैं सारी, सभ्यता का की एक पहचान ये है कि लिखित भाषा आई और छोटे-छोटे नगर बस गए। तो ये 6000 साल पुराना है। सिंधु घाटी है, मेसोपोटामिया है, इजिप्शियन सिविलाइज़ेशन है, चाइनीज़ सिविलाइज़ेशन है, ये 4 ही मुख्य मानी जाती हैं। एक आध शायद वहाँ भी मानी जाती है। अभी कुछ और भी शामिल कर रहे हैं। पता चला कि लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका में भी कुछ-कुछ थी जो काफ़ी पुरानी है। लेकिन बहुत रिसेंट है। लिखित भाषा उससे पहले थी ही नहीं। उससे पहले क्या था हमें पता ही नहीं। अब कह रहे हैं कि जो बोलने की भाषा है वो भी 40,000 साल पुरानी है शायद। उससे पहले हमें बोलना भी नहीं आता था। अगर ये व्यू सही है तो ज़रूरी नहीं कि सही हो, बाद में कुछ और खोज और पता चले कि ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी क्या हम बंदर से आए? अभी तक यही मानते हैं। कब आए? तो कुछ लाख साल हुए, उससे पहले बंदर थे। अगर ये बात सही है तो लाख साल ज़्यादा नहीं होते। भाई जो सक्सेसफुल समाज हैं हमारी पृथ्वी में, द मोस्ट सक्सेसफुल, उसमें ये आते हैं एंट्स, चींटियाँ। उनका समाज आप स्टडी करो, कमाल है। बीज़, मधुमक्खियाँ, उनका समाज काफ़ी व्यवस्थित, काफ़ी अच्छा माना जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स, ये आर्कटिक टर्न जो साइबेरिया वगैरह से बर्फ़ गिरने से 1 महीना पहले चलती हैं वो, 1 महीना उड़ती रहती है, आर्कटिक टर्न चिड़िया। कैसे उन्हें रास्ता इतना हज़ारों-हज़ारों किलोमीटर का रास्ता तय करके तब ये गर्म जगहों में आती हैं। तो बहुत उनका जो समाज है उस वो एक ही माइंड से चलता है। ये लाइफ टाइड एक किताब लिखी थी लायल वॉटसन ने 60s में, तब उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो सारी एंट कॉलोनी है, करीब 10 लाख अगर एंट्स हैं उसमें, मान लीजिए उन सब का ये एक ही दिमाग है। जैसे हमारी जो कोशिकाएँ हैं सारे शरीर में, वो एक शरीर बनाती हैं, उसी प्रकार से एक ही माइंड है जैसे उन सब का, क्योंकि तुरंत कम्युनिकेशन बिना किसी साधन के वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसे मधुमक्खियाँ हैं। उनसे तो उनको तो करोड़ों साल हो गए। उनकी तुलना में मनुष्य भी एकदम नया है। दूसरी बात, बहुत तेज़ी से बदल रही है ज़िंदगी। तो उनको बहुत टाइम मिला दूसरे प्राणियों को, कई-कई हज़ार साल में कोई बड़े परिवर्तन नहीं आए। यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे लाइफ़ टाइम में चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। भई इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट ही बहुत कमाल की, आश्चर्यजनक चीज़ है। कोई 50 साल पहले बोलता कि ऐसा टाइम आने वाला है कि आपने अपनी बात बोली, उसको अपलोड किया और पूरी दुनिया में वो चली गई। हम बोलते क्या मज़ाक कर रहा है? पूरी दुनिया में कहाँ से चली गई? यहाँ से अमेरिका जाने में 24 घंटे लग जाएँगे। हवाई जहाज़ को, उससे तेज़ कुछ होता नहीं। तो बहुत चीज़ें नई आ रही हैं, बहुत तेज़ी से। एलन मस्क बोल रहे हैं कि हम टेराफ़ॉर्मिंग कर सकते हैं। हम चाँद को रहने लायक बना सकते हैं या मंगल को या किसी दूसरे ग्रह को। ऐसी-ऐसी बातें चलने लग गई हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभी कि ये प्रगति है और अच्छी तरफ ले जा रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बदल रही है ज़िंदगी, बहुत तेज़ गति से। उसके साथ हम कोप ही नहीं कर पा रहे। अ, रोज़ ज़िंदगी बदल रही है। इतने परिवर्तन के बीच
8 अरब लोग प्यार से रहना सीख जाएँ, इतना जल्दी नहीं होगा भई, टाइम लगेगा। अ, क्योंकि हमारा दिमाग अभी ज़्यादा उस तरफ है, ये टेक्नोलॉजी की तरफ, ये जो चीज़ें बदल रही हैं, उस तरफ ज़्यादा है। और ये जो अध्यात्म मैं जो बोल रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों का ध्यान है इस तरफ। कोई जब प्रॉब्लम ही आती है, या तो तभी आदमी अध्यात्म में आएगा, या जब बूढ़ा हो गया, अब रिटायर हो गया, तो अब कुछ करने को नहीं है, तो लेकिन ये एक जिज्ञासा कि मुझे जानना है मैं कौन हूँ, क्यों आया इस दुनिया में, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा? ये अभी बहुत कम है। और जब मैं बोलता हूँ कि आध्यात्म है सेंटर में, तो चेंज आएगा। मेरा मतलब ये नहीं कि आप सब ध्यान में बैठ जाओ और काम ना करो। मेरा मतलब ये है कि आपकी चित्त की चेतना ऐसी हो गई, आपकी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें ये अच्छे वाले गुण शामिल हो गए। देने का भाव, दूसरे की मदद करने का भाव, जो कम्युनिज़्म में कहते हैं ना, वो कि भई सब आपके भाई हैं। इक्वल सोसाइटी, इक्वालिटी। और तो इक्वालिटी होगी तो उसमें मतलब प्रेम ज़्यादा होना चाहिए। एक दूसरे का जो दुख दर्द है उसमें हम सहयोगी हो सकें, सादगी से जिएँ। वो सारी की सारी वैल्यूज़ अपने आप आने लग जाएँगी, और उसका आप उपयोग करोगे। आध्यात्म में जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा बाहरी दुनिया में, क्योंकि उसका ब्रेन रिवायर होता रहता है, बेहतर बनता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एस्केप कर जाएगा, वो भाग जाएगा समाज से। जहाँ अति गड़बड़ है, जहाँ वो उसको सुधार नहीं पाएगा, बल्कि खुद भी बचना मुश्किल हो रहा है, वहाँ से हो सकता है वो निकल जाए, कहीं और चला जाए। शुरुआत में ऐसा होगा, फिर धीरे-धीरे सिस्टम सुधरेंगे। तो कुछ 100 साल लग सकते हैं। हमारे लाइफ़ टाइम में कितना चेंज आएगा पता नहीं। हो सकता है हमारे लाइफ़ टाइम में अभी ज़्यादा सुधार ना आए, अभी ये गड़बड़ी चलती रहे, पर हमें ये मान के चलना चाहिए कि भई ह्यूमैनिटी बहुत बड़े-बड़े खतरों से बाहर निकली। अ, और इवॉल्व हो रही है, गड़बड़ भी हो रही है, लेकिन इवॉल्व भी हो रही है। ये इंटरनेट जो आया है, नई-नई टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? ये एक पहचान है कि ब्रेन इवॉल्व हो रहा है। भई पिछले 300 साल पहले आप चले जाओ। उस समय की दुनिया, जब बिजली नहीं थी, रेडियो नहीं था, टेलीविज़न नहीं था। अ, वो दुनिया कैसी रही होगी? इन 300 सालों में क्या-क्या हो गया। और ये हर प्रकार का हुआ, मतलब ये वर्ल्ड वॉर्स भी हुए, हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप में बहुत लोगों को मारा, ये सारा सारा भी हुआ। लेकिन ये सब गिरते-पड़ते मनुष्य जाति अ, किसी यात्रा में कहीं तो जा ही रही है, नई-नई चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ हमें बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जो लोग थोड़ा बुद्धिजीवी हैं, सोचने समझने की अच्छी शक्ति है, भई उनका पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है, आशावादी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अ, निराश होने से नुकसान ही नुकसान है, और फ़ायदा कुछ नहीं है। आशावादी होने से कम आप अपनी ज़िंदगी को ठीक रखोगे, और बहुत सारे जो डूबने वाले हैं, हो सकता है उनको सहारा दे सको आप। और कौन जाने आशावादी होने का कोई बड़ा कारण भी हो, जो कि थोड़ा बाद में पता चले। तो भई बी ऑप्टिमिस्टिक, और अपनी शक्ति बढ़ाइए, ब्रेन को रिवायर कीजिए मेडिटेशन के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा, अ, लविंग, बी लविंग, दूसरों की हेल्प करने से, है ना? ये अच्छी क्वालिटीज़ अपनी ज़िंदगी में लाइए, आपका असर भी पड़ेगा फिर आस-पास। और समाज कब अच्छा होगा ये पता नहीं, पर कम से कम आप जितना कर सकते हैं, सबसे पहले अपने साथ और फिर अपने आस-पास, वो तो आप करें, और हम वही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा फालतू सोच-सोच के हम परेशान ज़रूर हो सकते हैं। सोचना ही है तो अच्छा सोचो। ह्यूमैनिटी इज़ इवॉल्विंग, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रही है।
तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा।